काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या है कि सबसे पहले हमें इसमें ये देखना होगा कि इस चैप्टर को अलग से पढ़ने की जरूरत क्या है। यहाँ पर ये है कि जो गैसेस होती है ना, गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का मोशन देखना है। काइनेटिक जो वर्ड है, इस वर्ड से ही काफी सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि काइनेटिक का मतलब ही ये है। हम काइनेटिक एनर्जी भी उसी को बोलते हैं कि द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक थ्योरी में हम ये देखेंगे कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन किस तरीके से होता है। तो दो तीन लॉज हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मेरे को इंट्रो देखना है, पूरा डिटेल में वो लॉज नहीं करने हैं। पहला लॉ देखिएगा, बॉयल्स लॉ। और ये वही है जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में है कि इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस it states that volume of a given mass of a gas, volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure, is inversely proportional to its pressure, given that its temperature, given that its temperature remains constant, given that its temperature remains constant, B is inversely proportional to P, या फिर इसको ये भी बोल देते हैं कि PV is equal to constant, ये भी बोल देते हैं। चाहे ये बोल दीजिए चाहे ये बोल दीजिए, ये होता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के बाद जो नेक्स्ट है जी चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में क्या है? इट स्टेट्स दैट इफ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, it states that if pressure remains constant, it states that if pressure remains constant, then volume of a given mass of a gas then volume of a given mass, volume of a given mass of a gas is directly proportional to temperature. Is directly proportional फरवरी से है ना एकदम वर्ष, नौ फरवरी से है ना एकदम। हाँ अभी मतलब पता नहीं पता चल गया आपके नोटिस आ गया वो कितना स्कूल का, हमारे स्कूल का 9 फरवरी से एग्जाम है। आपको क्या पता? अरे नोटिस भेजा उसने एकांश ने, उसको मालूम है ईपीएस राजनगर का वो नोटिफिकेशन आया उसके बाद, राजनगर एक्सटेंशन के बाद। अरे वो हमसे अभी पूछेंगे, ये तो है कि सेकंड मतलब वो लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है टेंटेटिवली। हाँ टेंटेटिवली मतलब ये आगे या पीछे भी हो सकता है, बस वो प्रीपोज नाम है। वो डिपेंड करता है कि ऑफलाइन होगा ऑनलाइन, और ऑफलाइन ये भी लास्ट में लाइन लिखी हुई है कि इट विल बी नोटिफाइड टू यू सून कि वो ऑनलाइन होगा ऑफलाइन, वो भी ऑनलाइन होगा। और फिर भी 9 फरवरी आ गई है डेट, तो मानकर चलो कि वो सही हो गया।
तो ये हो गया V is directly proportional to temperature। यहाँ पर pressure remains constant। ये है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के बाद में एक तीसरा, तो जो पीवी जो कांस्टेंट है हाँ उसमें से एक चीज कांस्टेंट रहेगी ना, उस हिसाब से जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट बस। हुआ तो प्रेशर चेंज होगा, तो फिर हाँ। उनका प्रोडक्ट सेम हो जाएगा। उनका प्रोडक्ट वही चीज है, P1 V1 is equal to P2 V2। हाँ वही वाली चीज है। मतलब क्या है कि यहाँ बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, चार्ल्स लॉ में क्या होता है प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। अब अगला बताऊंगा गे-लुसाक लॉ, उसमें क्या बचा वॉल्यूम को कांस्टेंट। गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ में है, इट स्टेट्स दैट इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, it states that if volume if volume of a gas remains constant, then pressure is directly proportional to temperature। Pressure is directly proportional to temperature। तो इनका सिर्फ और सिर्फ इंट्रो था कि आपको इनका आइडिया होना चाहिए, इनके बारे में डिटेल में पूछा नहीं जाएगा। पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो हमको करना है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन बोल दीजिए या परफेक्ट गैस इक्वेशन। परफेक्ट गैस इक्वेशन फर्स्ट टॉपिक है, परफेक्ट गैस इक्वेशन। इसमें हम ये कहेंगे दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ अ गैस। दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P, volume V and temperature T, pressure P, volume V and temperature T of a gas, and it is given as PV is equal to nRT। आइडियल ये परफेक्ट सेम होता है। हाँ, परफेक्ट गैस का मिलना भी मुश्किल और आइडियल गैस का मिलना भी मुश्किल। आइडियल और परफेक्ट आइडियल गैस तो नहीं होता। हाँ, ये चीजें जैसे परफेक्ट कंडक्टर पॉसिबल ही नहीं है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये मैंने इससे पहले चैप्टर में और उससे पहले चैप्टर में दोनों में ये देख लिया, लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं देखा था, तो इसका डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट। इसका डेरिवेशन देखिएगा क्या है। कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आया कैसे। सबसे पहले हम ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ सबसे पहले बॉयल्स लॉ देखिए क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इसको बोल दीजिए फर्स्ट। उसके बाद कहिएगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, according to Charles law, V is directly proportional to T। Combining these two factors, combining these two factors
V T के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट V is equal to RT upon P, where R is a constant called universal gas constant. R is a constant called universal gas constant. इस P को इधर ले आओ, तो PV is equal to RT, ये हो गया PV is equal to RT, but for small n moles of a gas. तो जब हम किसी भी गैस की बात करते हैं ना, किसी भी गैस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन इज अ गैस। मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन इज अ गैस। हम ये कहते हैं कि अगर मैं किसी भी गैस की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं उसके एक मोल की बात कर रहा हूँ। उसका जो एक मोल है, तो ये एक आइडियल कंडीशन में ये लेकर चलते हैं कि जो एक मोल होता है ना, उस एक मोल में एक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स। क्योंकि अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट, और नाइट्रोजन क्या है, गैस भी है। इसी तरह से ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, लेकिन वो एक गैस भी है। तो जब मैं गैस की बात करूंगा तो मैं जनरली जो मैं बात करता हूँ वो एक मोल की बात करता हूँ। अब जरूरी थोड़ी है कि एक ही मोल मेरे पास हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो, चार हो। तो एक मोल के लिए तो Pv इज इक्वल टू RT, बट फॉर n moles of a gas, Pv is equal to nRT. For n moles of a gas, Pv is equal to nRT. This is called ideal or perfect gas equation. यहाँ लिखेंगे this is called ideal or perfect gas equation. Pv is equal to nRT. अब इसमें थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस भी हैं, वो भी नोट करेंगे। हम ये कहेंगे कि n is equal to, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। Also number of moles n is equal to mass of the gas upon molecular mass. Mass of the gas is taken as 1 ग्राम। जो मास है गैस का वो 1 ग्राम लिया जाता है। Therefore small n is equal to 1 upon capital M naught, where M naught is molecular mass. सवाल ये उठता है कि आप कहोगे जी मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर क्यों ले रहे हो, एटॉमिक मास क्यों नहीं ले रहे थे? जब सीधी सीधी बात है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है और हम नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, तो आप एटॉमिक मास बोलो ना उसका। मॉलिक्यूलर मास इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी अकेला नहीं आता, डाई एटॉमिक स्टेट में आता है। ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं आता, डाई एटॉमिक स्टेट में आता है। और जहां भी डाई एटॉमिक मतलब दो एटम, एक से ज्यादा एटम जहां भी हो गए ना, वो एटम नहीं कहलाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है।
तो आप ये देखिए जितनी भी गैसेस हैं, जितनी भी गैसेस हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जितनी भी गैसेस हैं, तो सारी की सारी गैसेस जो हैं वो कभी भी एलिमेंट के फॉर्म में नहीं होती, यानी कि सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं होती, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है। दैट्स व्हाई उनका जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास नहीं होता, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, इसलिए एमओ कहती है। ठीक है, तो n is equal to 1 upon m naught, so equation 3 becomes Pv, अब स्मॉल v लिखूंगा, Pv is equal to स्मॉल m की जगह 1 upon m naught into RT, where small v is volume of 1 ग्राम गैस। क्योंकि मैंने मास ऑफ गैस जो है वो 1 ग्राम लिया है, जरूरी थोड़ी है 1 ग्राम हो, और जो हम आइडियल कंडीशन के लिए डेरिवेशन लेकर चलते हैं उसमें हम बोल देते हैं 1 ग्राम लेकर चल रहे हैं। अच्छा, जब 1 ग्राम लेकर चल रहे हैं तो उसके वॉल्यूम को हमने स्मॉल v बोल दिया, और इसमें हम कहेंगे कि ये हो जाएगा P small v is equal to small r into capital T, where small r is equal to capital R upon m naught। इसको बोल दीजिए फोर्थ आइडियल गैस इक्वेशन में। वो आपसे ये भी बोल सकते हैं कि if V is the volume of 1 gram of gas, तो उसके लिए आप आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करेंगे। ये छोटा सा रूल है, बस इसको ये समझा देना, इतना समझा देना। इसके बाद देखिएगा एक चीज और है, यहीं से एक नया कांस्टेंट भी आता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी टर्म्स में भी निकाला जा सकता है इसको। अब देखिएगा, अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें हम ये कहेंगे कि if the gas constant per molecule, if the gas constant per molecule is taken into account। अगर आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का याद हो, जो आपने 9th में पढ़ा है, उसमें आपने ये देखा होगा कि अगर मैं एक एटम की बात करता हूं तो ग्राम एटॉमिक मास 6.022, यानी कि 1 मोल ऑफ एटम बोलो या ग्राम एटॉमिक मास बोलो, वो 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स के बराबर होता है एटम के केस में। मॉलिक्यूल के केस में हम ग्राम एटॉमिक मास को ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं, ये होता है। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं इफ द गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल के लिए अगर गैस कांस्टेंट निकाला जाए तो it is taken into account, it is called। देखो वो क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता था ना, जो जहाँ यू लिखते थे वही ग्राम लिखते थे। हाँ, नहीं, आप वो समझे नहीं, वो तो हो गया, एक तो होता था आपका एटॉमिक मास, वो तो यू हो जाता था, एटॉमिक मास यूनिट होता है यू। और अगर हम बोल देते हैं एटॉमिक मास तो हो गया यू में, अगर बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास तो वो हो गया ग्राम्स में, जहां पर यू आता है वहां पर जी आ जाता था। ये हो गया। अगर ऑक्सीजन का पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वो होगा 16 ग्राम। लेकिन अगर ऑक्सीजन गैस का पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन गैस ओ नहीं होता, वो O2 होता है, तो वो O2 मॉलिक्यूल हो गया, तो उसका 32 ग्राम हो जाएगा, 16 into 2, है ना। तो बस ये अंतर है कि जो हम अगर ये कहते हैं ना कि एक मोल, 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स, तो अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, बस इतना और कुछ नहीं है। एटम की जगह मॉलिक्यूल लिख देंगे बस।
So if the gas constant per molecule is taken into account, it is called Boltzmann constant. Kb. तो गैस कांस्टेंट यानी कि R पर मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कितने होते हैं 6.022 into 10 की पावर 23 पर मॉलिक्यूल मतलब वन मॉलिक्यूल के लिए निकालूंगा तो Na ही है हमारा एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 की पावर 23 उससे डिवाइड कर दो तो गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल आ गया where Na is Avogadro's number. Where Na is Avogadro's number. तो Kb हो गया R upon Na. R is equal to क्या हो गया Kb into Na. But small n number of moles ये क्या होता है number of molecules upon Avogadro's number. एक तो मेरे पास R आ गया Kb into Na. ये होता है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है कि गैस कांस्टेंट पर यूनिट मॉलिक्यूल तो पर यूनिट मॉलिक्यूल निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ता है स्मॉल एन को अगर मास की टर्म्स में देखा जाए स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स मास की टर्म्स में तो वो हो जाता है मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास अगर उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में देखा जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर हो जाता है स्मॉल एन ठीक है तो स्मॉल एन के दो रिलेशन है अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसको मैंने बोल दिया कैपिटल एन और एवोगैड्रोस नंबर होता है एन ए ये दो चीजें हो गई तो पुट these two values in ideal gas equation यानी कि इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन 3 में दोनों वैल्यूज को डाल देंगे put these values in third equation में डाल दो तो PV is equal to small n की जगह कैपिटल N upon Na कैपिटल N upon Na into कैपिटल R की जगह KB into Na और T Na से Na कैंसिल आउट हो गया PV is equal to KB and T इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5 तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन अगर क्या पूछी ही जाती है बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शायद यही है ना तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन आपसे पूछी जाती है तो इक्वेशन नंबर 3 तक करके मत छोड़ देना कि उसमें क्या है उसमें तो बॉयल्स लॉ लगा दो चार्ल्स लॉ लगा दो बस हो गया n से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ध्यान रखना कि आपको ये वाली भी करके दिखानी है और ये वाली भी करके दिखानी है पूरी तीनों फॉर्म्स करके दिखानी है मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में भी और ये अगर वो पूछेंगे कि एडजस्ट इन टर्म्स ऑफ मोल्स अगर स्पेशली पूछेंगे तब भी कर देना अगर ना भी पूछें तीनों एक ही छोड़ने पर अलग-अलग क्राइटेरिया लेकिन कर देना तीनों ठीक है ना क्योंकि वो 4 नंबर से कम में नहीं आएगा हाँ जी बेटा क्लियर है सभी को बताइए ऐश्वर्या कनिष्का समक शिवांश Yes, sir. आर्यन अनुष्का Yes, sir. ठीक है चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं आइडियल गैस इक्वेशन के बाद में दो चीज नोट कर लीजिए सर केमिस्ट्री में ये नहीं पढ़ाना तो बोर्ड्स में केमिस्ट्री भी ये नहीं पढ़ाना तो बोर्ड्स में आगे वाला चैप्टर होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट ये तो आता है चलो
particle density or पूरा ideal बात density. होगा न्यूमेरिकली numerically R is equal to 8.31 joule per mole per Kelvin. Joule per mole per Kelvin. ये तो हो गई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी इसकी वैल्यू भी नोट कर लें। ये है 1.38 into 10 की पावर -23, 1.38 into 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। उसके बाद assumptions, ये स्पेशली मेंशन्ड है टॉपिक, assumptions of kinetic theory of gases। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ assumptions हैं जो हम मानकर चलते हैं। जैसे कि मैं एक assumption मैंने ऐसी बातों बातों में बता दिया कि भाई अगर मैं आइडियल गैस की इक्वेशन डिराइव कर रहा हूं तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को 1 मानकर चलूंगा। दूसरा, मैंने ये बता दिया कि जो मास है, जो गैस का जो मास है उसको मैं 1 ग्राम मानकर चलूंगा। तो ये कुछ assumptions हैं जो कि थ्योरेटिकल हैं, पॉइंट्स हैं। ये assumptions आपसे पूछी जाएंगी। करवाता हूं फटाफट, इधर देख रहा हूं मैं इस तरफ। Assumptions of kinetic theory of an ideal gas. Yeah, sir. That's what I was. Yeah. So, sir, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो फिर मैं ऑलरेडी और एक्सेल में आनी जाऊँ Assumptions of kinetic theory of an ideal gas. इसकी 7-8 assumptions हैं, जरा फटाफट नोट करके चले जाओ। पहला है all gases consist of molecules all gases consist of molecules, full stop। The molecules are rigid elastic spheres the molecules are rigid elastic spheres identical in all respects identical in all respects for a given gas and different for different gases। and different for different gases। बेटा दिखाई दे रहा है सभी को? Yes. ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए। पहला है ये हो गया। दूसरा है द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। The size of a molecule is negligible compared with the average distance compared with the average distance
compared with the average distance between the molecules. Average distance between the molecules. Third assumption है the molecules are in a state of continuous random motion. Molecules are in a state of continuous random motion, comma, moving in all directions. Moving in all directions with all possible velocities. Fourth assumption है during the random motion, molecules collide with one another during the random motion. The molecules collide with one another and also with the walls of the vessel and also with the walls of the vessel. And also with the walls of the vessel. Or fifth, that the collisions are perfectly elastic. The collisions are perfectly elastic. The collisions are perfectly elastic and there are no forces of attraction and there are no forces of attraction or repulsion between molecules. Sixth step. Between two collisions, a molecule moves in a straight path between two collisions. A molecule moves in a straight. ये अगर दिखाई ना दे रहा हो ऑनलाइन वालों को मैं इधर लिखा हूँ moves in a straight path between two collisions. A molecule moves in a straight path with a uniform velocity. With a uniform velocity. सातवां assumption है the collisions are almost instantaneous.
The collisions are almost instantaneous. Eighth assumption, in spite of the molecular collisions, in spite of the molecular, in spite of the molecular collisions, comma, in spite of the molecular collisions, comma, the density remains uniform throughout the gas. The density remains uniform throughout the gas. The density remains uniform throughout the gas. अब देखिएगा जी, इसमें काइनेटिक थ्योरी का मतलब वही है कि भाई हम ये जानना चाहते हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स का मोशन किस तरीके से होता है। किसी भी वेसल के अंदर अगर गैस स्टोर्ड है तो उसके अंदर पार्टिकल्स का मोशन किस तरीके से होता है वो देखना चाहते हैं। तो उसमें हम कुछ ना कुछ एजम्पशन लेकर चलते हैं। तो वो जो एजम्पशंस हैं वो क्या है, पहले एजम्पशन है और गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा मैं हटूं, इधर नोट करना है क्या? देखिए पहला है all gases consist of molecules. The molecules are rigid, elastic spheres identical in all respects for a given gas and different for different gases. मतलब जितनी भी गैसेस हैं सबके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर मान लीजिए मैं किसी एक गैस की बात करता हूं तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर तरीके से आइडेंटिकल स्फीयर्स की तरह हैं, है ना। तो अगर मैं एक ही गैस की बात करता हूँ और अगर मैं डिफरेंट गैसेस की बात करता हूँ तो फिर जो वो स्फीयर्स हैं वो अलग अलग शेप के हैं। मतलब वो थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा हो सकता है, अलग अलग स्फीयर्स हैं। ठीक। सेकंड देखिएगा, द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में उनके कंपैरिजन में अगर डिस्टेंस इतना है तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल वो बहुत छोटा है। मतलब डिस्टेंस जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में उसके कंपैरिजन में साइज ऑफ द मॉलिक्यूल वो बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। ये दूसरा assumption है। तीसरा, the molecules are in a state of continuous random motion moving in all directions with all possible velocities. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, कंटिन्यूअसली रैंडमली मूव करते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। ठीक। फोर्थ, ड्यूरिंग द रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ द वेसल। कोलिजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से तो कोलाइड होते ही होते हैं, साथ में वॉल्स ऑफ द वेसल से भी कोलाइड होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है। अगला देखिए पांचवा, द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक एंड देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो कोलिजन होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं और देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। दोनों के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन होता है ना रिपल्शन होता है, ये मानकर चलते हैं। सिक्स्थ है, between two collisions a molecule moves in a straight path with a uniform velocity. जब दो कोलिजन होते हैं तो दो कोलिजन्स के बीच में, दो कोलिजन्स के बीच में वैसे तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर रैंडमली कहीं भी जाते हैं, लेकिन जब कोलाइड करते हैं ना वो, तो कोलिजन के दौरान उनका पाथ चेंज नहीं होता, तब वो एक स्ट्रेट पाथ में ही आते हैं। ये नहीं कि ऐसे 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 घूमते हुए आ गए और टकरा गए। जब कोलिजन होता है तब बिल्कुल स्ट्रेट आकर टकराते हैं। उसके बाद सेवंथ है, द कोलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। कोलिजन क्या है कि वो आपको सोचने का टाइम नहीं देते, कोलिजन एकदम इंस्टेंटेनियसली हो जाते हैं, एकदम टकरा जाते हैं तुरंत। एट्थ है, इन स्पाइट ऑफ द मॉलिक्यूलर कोलिजन्स द डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रूआउट द गैस। मैं जानता हूं कि मॉलिक्यूलर कोलिजन होते हैं गैस के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी जो डेंसिटी होती है वो गैस की, उस पर कभी कोई चेंज नहीं होता। डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट। ठीक है। इसके बाद
देखिए हमको इन्होंने वैसे सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, पर फिर भी प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस ये करना जरूरी है, क्योंकि इसकी जरूरत आगे के कुछ डेरिवेशंस में पड़ेगी। स्पेशली मेंशन तो नहीं है, स्पेशली मेंशन नहीं है, पर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस कर लेते हैं, तो सिर्फ उसका फॉर्मूला बता कर छोड़ दो। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस का डेरिवेशन करवाया स्कूल में? नहीं, इस वाले चैप्टर पे आए हैं। अच्छा नहीं पता। कोई ज्ञान मिलता क्या कह रहे हैं कि वो ज्ञान मिलता है। बुक भी ला रहा है, बुक नहीं रहा फुटबॉल पड़ी हूँ। मैं कह तो रहा हूँ, मैं घर जा रहा था, मेरे पैर में दर्द होने लगा, फिर बहुत टाइम लग जाता घर जाने में। बस नहीं है वो, हाँ, तो सोचना नहीं है। पता नहीं, वो मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे बताना। होल्डिंग क्या है? बता दिया। मैं भी खेल के आऊँगा। टीटी टीटी पढ़ोगे ना? हाँ ये मुझे पता नहीं था टीटी को बड़ा मसला है। क्या नहीं आज मैं जिस दिन फुटबॉल खेलना था। चलिए जी, नेक्स्ट नोट करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। मतलब वॉल्स पे या कैसे? वॉल्स पे भी होगा और आपस में भी होगा, है ना, क्योंकि ये इसमें assumption है कि वो वॉल्स से भी टकराएंगे और आपस में भी टकराएंगे। देखिएगा एक डायग्राम बनाएंगे इसमें हम। हमने इसमें जो ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्सेस है इसको x बोल दिया, ये जो वर्टिकल एक्सेस है इसको y बोल दिया, और ये जो फ्रंट में एक्सेस आ रही है इसको z बोल दिया, x y और z। ठीक है, और इसमें मैंने मुझे बोलना चाहिए तो कितने years की या एक साल अच्छा लास्ट टाइम तो वो होती हुई थी फ्रांस ट्रेलर में ही थी। हाँ हमने जब लास्ट टाइम देखा तो ट्रेलर में ही थी। अरे मैं बताता हूँ कुछ और सोच रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे vx vy vz, vx vy vz। माइनस vx vy vz, ये नोट कर लीजिए बस इतना। बस डायग्राम बनाकर छोड़ दीजिए, बाकी कल कराता हूँ। और मुझे ना बस एक चीज बता दीजिए आप लोग, एक एक करके बता दो भाई, कल सुबह 7 बजे रख लूंगे क्लास? 7 बजे अरे सिर्फ कल के लिए कह रहा सर नहीं सर, रात को ही 4 बजे सोते हैं। हूँ, सिर्फ कल के सर लिए। नहीं, अच्छा सर दोपहर उठ, में, सर सिर्फ एक दिन सोने को मिलता है मेरे को। नहीं तो एक दिन कल मतलब वेडनेसडे वाला दिन ही मिलता है बस। कल कौन सा फेस्टिवल है? हाँ सर, क्योंकि कल की हमारी सुबह की क्लास ऑफलाइन होती है, वरना सारी क्लास ऑनलाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कल किस तरह से टाइम निकालता हूँ। कल कौन सा
देखता हूँ। ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी कल आगे करते हैं कंटिन्यू। टाइम जल्दी बोल रहा है